हाँ जी, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं रासायनिक गुणधर्मों में आवर्तिता। अपन भौतिक गुणधर्मों में आवर्तिता देख चुके, परमाणु त्रिज्या में आवर्तिता देख चुके, एटॉमिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या में आवर्तिता, उसके बाद इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, विद्युत ऋणता, इन सब की बात कर चुके हैं। ये सारे भौतिक गुणधर्म थे, इनकी बात अपन कर चुके हैं पीछे। अब शुरू करते हैं रासायनिक गुणधर्मों में आवर्तिता, यानी आवर्त सारणी में रासायनिक गुणधर्म कैसे परिवर्तित होते हैं। उसमें फर्स्ट देखने वाले हैं अपन संयोजकता, वैलेंसी एवं ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट में आवर्तिता। संयोजकता एवं ऑक्सीकरण अवस्था में आवर्तिता। संयोजकता से क्या तात्पर्य है? तो संयोजकता का मतलब है कोई परमाणु अन्य कितने परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है, वो उसकी संयोजकता कहलाती है। या किसी परमाणु के साथ बने हुए कुल एकल आबंधों की संख्या संयोजकता कहलाती है। ओवरऑल अपन यूं कह सकते हैं कि किसी परमाणु ने टोटल कितने बंधों का निर्माण कर रखा है, किसी परमाणु के साथ निर्मित होने वाले आबंधों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। तो मैं एक बार डेफिनेशन बता दूं संयोजकता की। किसी परमाणु द्वारा निर्मित आबंधों की कुल संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। संयोजकता कहलाती है। किसी परमाणु ने कितने आबंध निर्मित कर रखे हैं वो उसकी संयोजकता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यदि आपको उदाहरण दूं तो ये है, इसके अलावा ये है, इसके अलावा ये है। जितने आबंध निर्मित कर रखे हैं वो उसके संयोजकता कहलाती है। यहां ऑक्सीजन ने कितने आबंध निर्मित कर रखे हैं? 2। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी? 2। सोडियम, इस सोडियम ने 1 आबंध निर्मित कर रखा है, इसकी संयोजकता 1। इस हाइड्रोजन ने 1 आबंध निर्मित कर रखा है, इसकी संयोजकता 1, इसकी भी 1 और इसकी 2। इस सल्फर ने टोटल 6 आबंध निर्मित कर रखे हैं, तो इसकी संयोजकता 6 और हर एक फ्लोरीन ने 1-1 आबंध निर्मित कर रखा है, सबकी संयोजकता 1-1। तो किसी परमाणु द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या, वो अन्य परमाणु के साथ बनाए गए बंधों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी संयोजकता कहलाती है। आजकल संयोजकता के स्थान पर ऑक्सीकरण अवस्था शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता है। अब मैं पहले ये बता दूं आपको, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मुख्य वर्ग के तत्व हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स यानी निरूपक तत्व, निरूपक तत्व या मुख्य वर्ग के तत्व, मुख्य वर्ग के तत्व, इनको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। निरूपक तत्वों को, और ये हो जाएंगे मेन ग्रुप एलिमेंट। ये कौन है? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? मुख्य वर्ग के तत्व या निरूपक तत्व कहलाते हैं, क्योंकि साधारणतया प्रकृति में यही तत्व आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए इनको निरूपक तत्व, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या मुख्य वर्ग के तत्व कहते हैं। एस और पी ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक तत्वों के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सामान्यतया उनकी संयोजकता को प्रदर्शित करती है। हमेशा ये लागू नहीं होता है, लेकिन साधारणतया, सामान्यतया ये
जनरली ऐसा माना जाता है कि एस और पी ब्लॉक तत्वों के अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही उनके संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं या संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और वही उसकी संयोजकता होती है। अन्यथा 8 में से उन संयोजी इलेक्ट्रॉनों को घटाने के बाद जो संख्या बचती है वो उनकी संयोजकता होती है। तो मैं यूं कह दूं एस एंड पी ब्लॉक तत्वों की संयोजकता उनके अंतिम कोष में उपस्थित एस एंड पी ब्लॉक तत्वों की संयोजकता उनके अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बराबर या इनको क्या कहते हैं अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग लेते हैं। अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बराबर या 8 में से अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह उनकी संयोजकता होती है। या तो अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनकी संयोजकता होती है या 8 में से अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों को घटा लेने के बाद जो संख्या बचती है वो उनकी संयोजकता होती है। तो अपन देखो वर्ग ले लेते हैं, तत्व ले लेते हैं, उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और संयोजकता ले लेते हैं। वर्ग 1 एस ब्लॉक, फिर 2 एस ब्लॉक, फिर 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, इन वर्गों की बात हो रही है, यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की। तत्व कौन कौन से? तत्व शुरुआती ले लो इनके। पहले वर्ग में लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये तत्व आ गए। यानी इन वर्गों के एक एक तत्व अपन ने ले लिया। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बाह्यतम कोष में इनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 2, इसमें 3, 4, 5, 6, 7 और 8। संयोजी इलेक्ट्रॉन तो बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होते हैं, लेकिन संयोजकता कोई जरूरी नहीं है कि बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बराबर ही हो। वो या तो बराबर हो सकती है या 8 में से उन इलेक्ट्रॉनों को घटाने के बाद जो संख्या बचती है वो हो सकती है। तो इनकी तो 1 और 2 ही होती है, 8 में से घटाने की जरूरत नहीं है। इसकी संयोजकता 1, इसकी 2, इसकी 3, 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5, 3 और 5 हो सकती है। इनकी 4, कभी कभी 2 भी पॉसिबल है। फिर 5 और 3, 6 और 2, 7 और 1, 8 और 0। ये क्या हो जाएंगी? संयोजकता हो जाएगी। सामान्यतया बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है या 8 में से उन संख्या को घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है अपने को वो उनकी संयोजकता कहलाती है। किसकी? मेन ग्रुप एलिमेंट्स की। मेन ग्रुप एलिमेंट्स में वर्ग संख्या 1 और 2 है, फिर 13 से लेकर के 18 तक के सदस्य इसमें शामिल किए गए। तो ये तो बात हुई किसकी? संयोजकता की और मेन ग्रुप एलिमेंट्स की। जो बीच के संक्रमण तत्व हैं या नीचे के जो आंतरिक संक्रमण तत्व हैं, यानी आवर्त सारणी का ये जो डिजाइन है उसमें ये एस ब्लॉक और ये पी ब्लॉक, बीच वाला डी ब्लॉक और नीचे एफ ब्लॉक जो तत्व हैं
एफ ब्लॉक तत्वों की संयोजकता जो है वो परिवर्तनशील होती है डी ब्लॉक तत्वों की, और एफ ब्लॉक में भी कुछ परिवर्तनीय संयोजकताएं पाई जाती है। ये परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ये तो बात हुई संयोजकता की, यानी किसी परमाणु ने जितने आबंध निर्मित कर रखे हैं उन आबंधों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। और संयोजकता में क्या हो रहा है, इधर एक बंध निर्मित कर रहा है लिथियम, फिर बेरिलियम 2 निर्मित कर सकता है, बोरॉन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, 7 और 8, यानी ऑक्सीजन फैमिली की बात हो गई। फिर आगे थोड़ा यहाँ जो है ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन जो है वो 6 आबंध निर्मित नहीं करती है, नाइट्रोजन 5 आबंध निर्मित नहीं करती है, आगे बात करेंगे क्यों नहीं निर्मित करती है। लेकिन संयोजकता जो है 1, 2, 3 से 4, 5, 6, 7, 8 तक, ये 8 भी प्रदर्शित नहीं करते हैं। कौन? अंतिम वर्ग के तत्व है वो भी क्यों नहीं प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि अंतिम कोष पूरे भरे हुए हैं, कोई इलेक्ट्रॉनों का लेन देन नहीं होता है। लेकिन संयोजकता क्या हो रही है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर, इधर से उधर चलने पर संयोजकता में बढ़ोतरी हो रही है, यानी किसी परमाणु द्वारा बनाए गए आबंधों की संख्या बढ़ रही है। जैसे ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर है, सल्फर की संयोजकता 6 होती है, 6 बंध आबंध निर्मित कर लेता है, और लिथियम फैमिली वाले केवल एक ही आबंध का निर्माण कर पाते हैं। तो 1 से 6 हो गए। अगले जैसे क्लोरीन है Cl2O7, तो 7 आबंध भी बना लेती है। तो इधर से उधर जाने पर संयोजकता बढ़ती है। आजकल संयोजकता के स्थान पर ऑक्सीकरण अवस्था शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, तो किसी यौगिक विशेष में किसी परमाणु द्वारा अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेने के कारण दोनों परमाणुओं पर जो आवेश उत्पन्न होता है उस आवेश को ही ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। तो यदि मैं ऑक्सीकरण अवस्था की परिभाषा की बात करूं तो किसी यौगिक विशेष में किसी परमाणु द्वारा, परमाणु कोई सा भी हो सकता है, अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण परमाणुओं पर उत्पन्न आवेश ही ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। यह परिभाषा हो गई। लेकिन इसमें क्या, कौन सी चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करेंगे तो अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु को इलेक्ट्रॉन देने हैं, कम विद्युत ऋणी परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेने हैं। क्यों खींचेगा कौन, ग्रहण कौन करेगा, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु खींचेगा और कम विद्युत ऋणी परमाणु देगा। तो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋणावेश और कम विद्युत ऋणी परमाणु पर धनावेश जितने इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। यानी एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है तो उसमें अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर पूरा माइनस लगा दो और कम विद्युत ऋणी परमाणु पर पूरा प्लस लगा दो, जितने इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है। तो परिभाषा देखो, विद्युत ऋणता को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ध्यान में रखकर यह काम करना है। विद्युत ऋणता को ध्यान में रखकर किसी यौगिक विशेष में, कोई विशेष कंपाउंड है अपने पास में, किसी परमाणु द्वारा, यानी ये अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होगा, किसी परमाणु मतलब अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, किसी परमाणु द्वारा अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण, एक परमाणु क्या करता है, किसी यौगिक विशेष में अधिक विद्युत ऋणी परमाणु कम विद्युत ऋणी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण एक परमाणु पर धनावेश दूसरे पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ये जो जितना धनावेश और जितना ऋणावेश उत्पन्न हुआ है वही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। मैं यदि यहां बात करूं Na2O की, तो देखो Na O और ये Na,
विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की ज्यादा है, नाइट्रोजन की सोडियम की कम है। तो ऑक्सीजन की ज्यादा है, सोडियम की कम है, तो इस बंध के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं उनको आकर्षित कौन करेगा? एक एक लगा हुआ है, एक सोडियम का है, एक ऑक्सीजन का है, तो वो सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन और इधर ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन, इनको अधिक विद्युत ऋणी परमाणु खींचेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉनों को अधिक विद्युत ऋणी परमाणु अपनी तरफ खींच रहा है, एक तो खुद का है ही, दूसरे को खींच रहा है, तो -1 लगा दो, उस पर उतना ही प्लस लगा दो। फिर इस बंध के दो इलेक्ट्रॉन है, उसमें एक खुद का सोडियम का है और एक ऑक्सीजन का है, कौन खींच रहा है अपनी तरफ? अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, तो इसके कारण -1, इसके कारण इस पर +1, तो ये ऑक्सीजन की संयोजकता तो हो गई -2 और सोडियम की संयोजकता प्रत्येक की हो गई प्लस। इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ये अपने पास है OF2, अब कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो उसके बाह्यतम कोश में रिक्त कितनी जगह है उस पर निर्भर करता है। ऑक्सीजन के पास संयोजी कोश में, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 16वें वर्ग का तत्व है, देखो 6 होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में। कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है अष्टक पूरा करने के लिए? 2, तो एक इस सोडियम से ले लिया, एक इससे, तो -2 हो गया। ऐसे ही फ्लोरीन, अब इन दोनों में से फ्लोरीन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता ज्यादा है फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2s2 2p5, यानी फ्लोरीन देखो ये रहा 17वें वर्ग का सदस्य है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और अपना अष्टक पूरा करता है। विद्युत ऋणता इसकी ज्यादा है, किसकी? फ्लोरीन की। किसकी तुलना में? ऑक्सीजन की तुलना में। विद्युत ऋणता की बात अपन पीछे कर चुके हैं। जब इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉनों को, इस फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इस फ्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। -1 -1 बराबर हिसाब किताब, लेंगे तो माइनस, देंगे तो प्लस। अब -1 आ गया तो सामने वाले परमाणु पर उतना ही प्लस लगा दो, उतना ही प्लस लगा दो, तो फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी -1 और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी +2। जैसे H2O है, इसमें ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने ग्रहण करेगा? ये 2 ग्रहण करेगा। ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी है? वो ग्रहण करेगा। ऑक्सीजन की ज्यादा विद्युत ऋणता है तो ये ग्रहण करेगा। अब -2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन मिले? किसी को नुकसान भी, यदि इसको -2 के कारण फायदा हुआ है तो किसी को 2 का नुकसान होगा, तो दोनों हाइड्रोजनों को एक का नुकसान कर देते हैं, +1 और +1। हालांकि अपन ऑक्सीकरण अवस्था कैलकुलेट करने की आगे चल करके मेथड भी देखेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन फिलहाल डायरेक्ट। फिर है O2F2, ये जब परमाणु समान होंगे तो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन अपन इस तरीके से नहीं दिखाएंगे माइनस में। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा करने के लिए 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए तो -1, इसको भी 1 चाहिए तो -1। यदि इसको -1 तो ये देगा कौन? ये ऑक्सीजन देगी +1, और इधर से ये ऑक्सीजन देगी +1, तो ऑक्सीजन पर आवेश हो जाएगा +1 और फ्लोरीन पर हो जाएगा -1, यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी +1 और फ्लोरीन की हो जाएगी -1। इसमें क्या थी? ऑक्सीजन की +2, इसमें कितनी है? +1। यानी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु को जितने आवश्यक इलेक्ट्रॉन है उतने दे दो, तो शेष परमाणु पर जो आवेश उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु है तो उस पर ऋणावेश लगाना पड़ेगा। जितने आवश्यक हैं उतने इलेक्ट्रॉन दे दो, जितने इलेक्ट्रॉन दे दिए उतना माइनस लगा दो, सामने वाले परमाणु पर उतना ही प्लस लगा दो। मान लो अपन ने 6 इलेक्ट्रॉन दिए तो 6 इलेक्ट्रॉनों में से 3 एक को दिए, 3 एक को दिए, तो एक पर -3, एक पर -3, और अकेले परमाणु ने मिलकर के 6 इलेक्ट्रॉन दिए तो +6 आ जाएगा उसमें। फॉर एग्जाम्पल मैं SF6 की बात करूं
तो हर एक फ्लोरीन को कितनों की जरूरत है, -1 इलेक्ट्रॉन की, तो 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो पूरी सल्फर को कितने देने पड़ेंगे, 6। तो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी +6, फ्लोरीन की हो जाएगी -1, क्योंकि टोटल 6 फ्लोरीन है, -6 हो जाएगा। इस तरीके से अपन ऑक्सीकरण अवस्था कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई ऑक्सीकरण अवस्था और संयोजकता की। संयोजकता बाईं से दाईं ओर चलने पर क्या हो रही है, बढ़ रही है, और ऑक्सीकरण अवस्था में भी क्या हो रही है, वृद्धि होगी, स्वाभाविक सी बात है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन, द्वितीय आवर्त के तत्वों में असंगतता पाई जाती है। द्वितीय आवर्त के सदस्य जो हैं वो अपने ही वर्ग के अन्य सदस्यों से भिन्न प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं। उसका क्या कारण है और वो असंगतता किस किस रूप में पाई जाती है। तो यदि अपन द्वितीय आवर्त की बात करें तो हाइड्रोजन हीलियम पहला आवर्त, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये सेकंड आवर्त है। और इस आवर्त के सदस्य जो हैं वो गुणधर्मों में असंगतता प्रदर्शित करते हैं अपने ही वर्ग के सदस्यों से। उसका कारण क्या है, एक तो इनका आकार छोटा है, अपने वर्ग के अंदर अपने परिवार में सबसे छोटे हैं, और सबसे छोटा जो परिवार में होता है वो आपको पता ही अलग प्रकार का गुणधर्म रखता है। तो ये अपने आवर्त में इनके नीचे वाले सदस्यों से आकार में क्या है, ये छोटे हैं। फिर आवेश और त्रिज्या जो अनुपात है वो इनका उच्च होता है, आवेश त्रिज्या अनुपात, यानी ये बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो सब एक एक ही देंगे, लेकिन इसकी त्रिज्या सबसे छोटी होगी और नीचे वाले की सबसे बड़ी होगी, तो आवेश त्रिज्या अनुपात इसका सबसे ज्यादा आएगा और नीचे वाले का सबसे कम आएगा। क्योंकि त्रिज्या बड़ी होगी तो आवेश त्रिज्या अनुपात क्या आएगा, इसका ज्यादा आएगा, नीचे वाले का कम आएगा। फिर डी कक्षक इनमें एब्सेंट होते हैं, डी कक्षकों की अनुपस्थिति एक और कारण है असंगतता का। यानी डी कक्षक इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, इसलिए ये सामान्यतया 4 या बंधु का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन इनके निचले सदस्य यानी BF4- निर्मित होता है केवल, बोरॉन केवल टेट्राफ्लोराइड निर्मित करता है, क्योंकि एक S और 3 P कक्षक ही बंध निर्माण में भाग ले सकते हैं। एक S कक्षक और 3 P कक्षक, PX, PY और PZ। लेकिन बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम होता है AlF6-3, यानी 6 आबंधों का निर्माण कर लेता है। क्यों? क्योंकि यहां टोटल 1 S, 3 P और 5 D, 5, 3, 8 और 1 9 कक्षक भाग ले सकते हैं, इसलिए ये 6 आबंध निर्मित कर लेता है। लेकिन ये 4 ही आबंध निर्मित कर पाता है, क्योंकि एक S और 3 P कक्षक यानी ये 9 कक्षक और ये 4 ही कक्षक यहां बंध निर्माण में भाग लेते हैं। क्योंकि 3D कक्षक जो है, मैं यूं कहूं कि 2S और 2P, इसकी बजाय यूं लिख देता हूं, और ये 2S, 3S, 3P और 3D, ये 9 कक्षक हैं। 5 D वाले, 3 P वाले 8, 1 S वाला 9, और यहाँ 3 P के और 1 S का टोटल 4 ही कक्षक होते हैं। इसलिए ये केवल 4 ही आबंध निर्मित कर पाते हैं ऊपर वाले। नीचे वाले सदस्य जो हैं वो 9 कक्षकों की उपस्थिति के कारण अधिक बंधों का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए AlF6-3 बन जाता है, जबकि BF6- नहीं निर्मित होता। बोरॉन केवल 4 ही आबंधों का निर्माण कर पाता है। तो ये तो कुछ विशेष कारण हुए। इसके अलावा लिथियम मैग्नीशियम के साथ समानता दर्शाता है, और बेरिलियम
एल्यूमिनियम के साथ गुणधर्मों में समानता दर्शाता है। इनके इस संबंध को कहते हैं विकर्ण संबंध, क्योंकि ये डायगोनल रिलेशनशिप है, क्योंकि एक दूसरे के ये विकर्णता स्थित है, यानी लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम देखो एक दूसरे विकर्णता स्थित है, और ऐसा ही बेरिलियम और एल्यूमिनियम में, यहाँ बोरोन के बाद में यहाँ एल्यूमिनियम आएगा, तो ये एक दूसरे के विकर्णता स्थित हैं, ये विकर्ण संबंध इनमें पाया जाता है। इसके अलावा लिथियम और बेरिलियम और इस आवर्त के शेष सदस्यों पर नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है, और नाभिकीय आवेश ज्यादा होने के कारण उनकी तो अपन बात नहीं करेंगे, लेकिन लिथियम और बेरिलियम जो है वो सामान्यतया सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। लिथियम बेरिलियम सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आकार छोटा है, लाडले हैं नाभिक के अधिक पास में आकर्षण ज्यादा लगता है, तो यहाँ सहसंयोजी आबंध बनते हैं। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आकर्षण ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निष्कासित नहीं करते। लिथियम बेरिलियम सहसंयोजक हैं, और शेष जो इस वर्गों के सदस्य हैं, यानी लिथियम के नीचे वाले सदस्य आयनिक यौगिक बनाते हैं, बेरिलियम के नीचे वाले आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, लेकिन लिथियम बेरिलियम सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। लिथियम और बेरिलियम सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं, शेष सदस्य आयनिक यौगिक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इन पर नाभिकीय आवेश उच्च है, और उच्च नाभिकीय आवेश के कारण ये इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागते नहीं है, और इलेक्ट्रॉन जब आसानी से नहीं त्यागते हैं तो कौन से यौगिक बनते हैं? सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण होता है, साझा होता है, इलेक्ट्रॉन निष्कासित नहीं होते हैं, और निष्कासित नहीं होते हैं आयनिक यौगिक नहीं बनते हैं। इसके अलावा द्वितीय आवर्त के सदस्यों का आकार छोटा होता है, और छोटे आकार के कारण ये अपने समान छोटे आकार वाले अन्य परमाणुओं के साथ पी पाई बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। कौन से बंध? पाई बंध, लेकिन पी कक्षकों के अतिव्यापन से बनने वाले होते हैं, इसलिए इनको पी पाई बंध कहते हैं। यानी कार्बन कार्बन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी अपने समान आकार और विद्युत ऋणता वाले तत्वों के साथ बहुआबंध मल्टीपल बॉन्ड, एक से ज्यादा बंध बनाने की क्षमता इनमें पाई जाती है, जो वर्ग के अन्य सदस्यों में नहीं होती है। उसका कारण क्या है? ये आकार में छोटे होते हैं, क्योंकि इन पर नाभिकीय आवेश क्या होता है? उच्च होता है, और उच्च आवेश के कारण ये आकार में छोटे होते हैं, इसलिए पी पाई बंध, ये पाई बंध है, और पी कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं, इसलिए इनको पी पाई बॉन्ड कहते हैं। इनमें ये क्षमता पाई जाती है, शेष सदस्यों में नहीं होती है। अगला गुणधर्म हो जाएगा कि इनके अंदर विद्युत ऋणता इनकी उच्च होती है, तो उच्च विद्युत ऋणता के कारण भी यह असंगतता प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इस आवर्त के सदस्यों की उच्च होती है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता वाला तत्व है आवर्त सारणी में 4.0 पोलिंग पैमाने पर। तो उच्च विद्युत ऋणता, छोटे आकार, आवेश त्रिज्या अनुपात उच्च, डी कक्षों की अनुपस्थिति और पी पाई बॉन्ड बना लेने की क्षमता के कारण ये अपने ही परिवार के अन्य सदस्यों से भिन्न प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कौन? आवर्त संख्या द्वितीय के सदस्य। अब द्वितीय आवर्त में ये तत्व हैं। अब इनके यदि हाइड्राइडों की बात करें तो हाइड्राइड इनके किस टाइप के होंगे? लिथियम का हाइड्राइड हो जाएगा LiH, बेरिलियम का हाइड्राइड BeH2, फिर बोरोन का B2H6, कार्बन का CH4, नाइट्रोजन का NH3, ऑक्सीजन का H2O, फ्लोरीन का HF। हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। वैसे हाइड्राइड होते हैं H- वाले, जिन पे H पे माइनस होता है वो हाइड्राइड कहलाते हैं, लेकिन यहाँ अपन हाइड्राइड उनको कह रहे हैं जो हाइड्रोजन यदि किसी तत्व के साथ जुड़ी हुई है। इनके ऑक्साइडों की बात करें तो लिथियम का ऑक्साइड होता है Li2O, बेरिलियम का होता है BeO, बोरोन का B2O3, कार्बन का CO2, नाइट्रोजन के कई सारे ऑक्साइड होते हैं NOO, N2O, और
ऑक्सीजन का, सल्फर का, इस वर्ग के अन्य जो हैं वो हो जाएंगे। ऑक्सीजन का ऑक्साइड तो ओजोन कह सकते हो, सल्फर का इसके निचले सदस्य का SO2 हो जाएगा, और फ्लोरीन जो है उसका OF2। ऑक्सीजन जब किसी तत्व के साथ जुड़ती है तो वो हो जाएगा ऑक्साइड। उसके अलावा निचले वाले सदस्य इस प्रकार के ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं। तो ये हाइड्राइड और ऑक्साइड ये इस प्रकार के निर्मित करते हैं। तो ये तो बात हुई द्वितीय आवर्त के तत्व जो हैं वो असंगतता क्यों प्रदर्शित करते हैं, उसका कारण क्या है। तो कारण हो गया उच्च विद्युत ऋणता है, छोटा आकार है, आवेश त्रिज्या अनुपात उच्च है, डी कक्षक एब्सेंट है, और इनमें पी पाई बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति अपने समान आकार और विद्युत ऋणता वाले तत्वों के साथ पाई जाती है, इसलिए असंगत व्यवहार दर्शाते हैं। अब देखो नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाशीलता में आवर्तिता, यानी रासायनिक अभिक्रियाशीलता एक क्रियाशीलता, ये रिएक्टिविटी जो है उस पर क्या इफेक्ट होता है। बाईं से दाईं ओर चलें तो, ऊपर से नीचे की तरफ चलें तो क्या इफेक्ट होता है जब अपन आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाएं या ऊपर से नीचे की ओर जाएं, तो अभिक्रियाशीलता या क्रियाशीलता पर क्या इफेक्ट होता है। तो आवर्त सारणी का ये जो बायां भाग है इसकी आयनन एंथैल्पी के मान क्या होते हैं, इन तत्वों की आयनन एंथैल्पी के मान क्या होते हैं, कम होते हैं। आयनन एंथैल्पी के मान कम होते हैं। फिर अपन ये बीच में डी ब्लॉक आ गया और इधर पी ब्लॉक आ गया। जब इधर से इधर जाते हैं तो इनकी आयनन एंथैल्पी के मान न्यूनतम होते हैं, और उधर जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी के मान बढ़ते हैं। यानी आयनन एंथैल्पी के हिसाब से ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, तो ये अत्यधिक क्रियाशील है। आयनन एंथैल्पी के मान इनके न्यूनतम होते हैं अपने संगत आवर्त के, यानी दूसरे आवर्त के सदस्य में, तीसरे आवर्त के सदस्य, चौथे आवर्त के सदस्यों में इन तत्वों की आयनन एंथैल्पी के मान सबसे कम होते हैं। फिर इनके थोड़े से बढ़ जाते हैं और उधर जाएंगे तो फिर बढ़ते चले जाएंगे। यानी आयनन एंथैल्पी के मान क्या है, बाईं ओर सबसे कम है। इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, इधर आसान है उधर मुश्किल। फिर इधर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान, डेल्टा EGH के मान, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने वाले मान इधर क्या होते हैं, सर्वाधिक होते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन आसानी से बना लेते हैं। यानी बाईं ओर के और दाईं ओर के तत्व जो है सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। बीच वाले जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है, वो उतने रिएक्टिव नहीं होते हैं। यानी इनकी आयनन एंथैल्पी और उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान, इनकी आयनन एंथैल्पी के मान मिनिमम होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान मैक्सिमम होते हैं। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना लेते हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना लेते हैं। लेकिन बीच वाले सदस्य न आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और न आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। लेकिन ये परिवर्तनशील संयोजकता जरूर प्रदर्शित करते हैं और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिकीय आवेश बढ़ता है, लेकिन नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ परिरक्षण प्रभाव में भी वृद्धि होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोशों में प्रवेश करते हैं। तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है, एक दूसरे को संतुलित करके चलते रहते हैं, जिसके कारण आकारों में कोई विशेष परिवर्तन नजर नहीं आता है। तो इस वर्ग के सदस्य जो हैं वो इन दोनों के मध्य क्रियाशील होते हैं, यानी न ज़्यादा क्रियाशील न कम क्रियाशील, ऐसी स्थिति में पाए जाते हैं। ये अधिक अभिक्रियाशील है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ज़्यादा अभिक्रियाशील है, यानी दोनों किनारे ज़्यादा अभिक्रियाशील। अब ये जो आपको ब्लॉक दिखाई दे रहा है एस ब्लॉक, इनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के, ये जो ब्लॉक आपको अधात्विक ऑक्साइडों का दिखाई दे रहा है, इनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के, इनके ऑक्साइड जो लास्ट वाले हैं
अम्लीय प्रकृति के, यानी मैं बात करूं Na2O की, MgO की, CaO की, तो ये तो होते हैं क्षारीय। मैं यदि बात करूं Cl2O7 की, SO2 की, SO3 की, ये होते हैं अम्लीय। और बीच वाले जो ऑक्साइड हैं, बीच वाले तत्वों के, यानी लास्ट वालों को छोड़ दो और फर्स्ट वालों को छोड़ दो, ये क्षारीय। बाईं ओर के तत्वों के ऑक्साइड क्षारीय, दाईं ओर के तत्वों के ऑक्साइड अम्लीय। बीच वाले जो तत्व हैं उनके ऑक्साइड उभयधर्मी और उदासीन होते हैं। CO, NO, N2O, N2O3, सॉरी CO, NO और ZNO, AS2O3, ये जो हैं इनके ऑक्साइड जो हैं वो उदासीन या उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। लेकिन बायां भाग क्षारीय ऑक्साइड, दायां भाग अम्लीय ऑक्साइडों का निर्माण करता है। तो यह है रासायनिक अभिक्रियाशीलता में आवर्तिता। तो अपन यदि बात करें तो आयनन एंथैल्पी के मान अप टू डाउन, डेल्टा IH के मान क्या होते हैं? घटते हैं। इधर से उधर जाने पर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान इधर से उधर जाने पर अधिक ऋणात्मक होते चले जाते हैं, अप टू डाउन कम ऋणात्मक होते चले जाते हैं। संयोजकता की बात करें तो इधर से उधर जाने पर संयोजकता बढ़ती है और अप टू डाउन आकार बढ़ता है तो संयोजकता भी बढ़ती है। विद्युत ऋणता इधर से उधर जाने पर क्या आवर्तिता दर्शाती है? इधर से उधर जाने पर यानी बाईं से दाईं ओर जाने पर बढ़ती है, अप टू डाउन चलने पर घटती है। उसके बाद यदि धात्विक गुणधर्म की बात करें तो धात्विक गुणधर्म बाईं से दाईं ओर चलने पर घटता है, अप टू डाउन चलने पर बढ़ता है। अधात्विक गुणधर्म बाईं से दाईं ओर चलने पर बढ़ता है और अप टू डाउन चलने पर अधात्विक गुणधर्म क्या होता है? घटता है। यह है रासायनिक अभिक्रियाशीलता में आवर्तिता।